हेलो फ्रेंड्स एवं स्टूडेंट्स, सनी नॉलेज टीवी में मैं सुनील कुमार मंगावा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसका इफेक्ट क्या है, उस सब के बारे में स्टडी करेंगे। साथियों, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल का मीन्स होता है संपूर्ण ग्लोब, और वार्म मीन्स होता है गर्म होना। मीन्स कंप्लीट ग्लोब का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ने के लिए हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट होगा इसका मीन डेफिनेशन क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। सेकंड, इसका कॉजेज क्या है, कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड, इसके इफेक्ट, प्रभाव क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग हमारे को किस प्रकार से प्रभावित करती है, पृथ्वी को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फोर्थ, इसका ट्रीटमेंट, इसका उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है कि हम ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचें, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन इसके मीन से, मतलब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है ग्लोबल वार्मिंग की। इस तो जिसमें अपन स्टार्ट करते हैं तात्पर्य, डेफिनेशन। सामान्य अर्थों में ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से है। कहने का मतलब जो पृथ्वी का अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, जब ये एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हम उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO2 का प्रतिशत बढ़ने से क्षोभमंडल ट्रोपोस्फेयर के एवरेज टेम्परेचर में 15 डिग्री सेल्सियस, जो अपने अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस, जो बताया था नासा ने, में वृद्धि हुई है। कहने का मतलब अपना जो अर्थ है इसका एवरेज टेम्परेचर पहले 15 डिग्री सेल्सियस से कम था, और प्रेजेंट में अपना अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। अब इसके एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि हुई है। अब अपनी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, ये नासा ने बताया। अब ये नासा क्या है, नासा एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। कि नासा ने बताया कि जो अपनी अर्थ है इसका एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ने की वजह से ट्रोपोस्फेयर के एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुई है। बात करते हैं अपन ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है ये किसने दिया। ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है ये स्मिथ ब्रोकर, जो कि एक USA के साइंटिस्ट थे, ने ये ग्लोबल वार्मिंग शब्द दिया था। अब अपन जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्यों है। ग्लोबल वार्मिंग होता है ग्रीन हाउस गैस की वजह से। अब अपन देखें कि अपने यहाँ पर एक ग्रीन हाउस गैस, एक न्यू वर्ड मिला है कि ग्रीन हाउस गैस क्या है। अब इनके बारे में हम इसको पढ़ने से पहले ग्रीन हाउस गैस के बारे में अपन बात करते हैं। जो ग्रीन हाउस जो गैस है इसकी जो संकल्पना है, या अपन कहें इसकी जो डेफिनेशन वगैरह, इसके बारे में जो सबसे फर्स्ट बताने वाले थे वो थे 1824 में, 1824 में जोसेफ फोरियर। मीन्स ग्रीन हाउस गैस के बारे में सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस की कॉन्सेप्ट जोसेफ फोरियर ने दी थी। अब ग्रीन हाउस गैस होती क्या है, हम इसको समझने के लिए, ग्रीन हाउस गैस एक प्राकृतिक प्रक्रिया अपन मानते हैं, जिसके अंदर यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों द्वारा, साथियों अपने को वर्ड मिला है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा, इंफ्रारेड किरणों के अवशोषण से वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है। जब अच्छा अपन माने इसको एक अपनी क्या है, ये अर्थ है, और ये क्या है, एक अपना सन है। अब जब सन से सन रेज आती हैं, इंफ्रारेड रेज आती हैं, तो ये अपना अर्थ का जो एटमोस्फेयर है इसको पार करते हुए अर्थ तक आती हैं। अब जैसे ये अर्थ तक आ रही हैं, अब होता क्या है कि अर्थ का जो एटमोस्फेयर है इसमें ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं, इन इंफ्रारेड रेज को, सन की रेज को आने भी देती हैं और जाने भी देती हैं। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसें संपूर्ण इन इंफ्रारेड को वापस नहीं जाने देती। कहने का मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर की जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये कंप्लीट सनरेज को वापस नहीं जाने देती, जिससे कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। और इस प्रभाव को, जिस प्रभाव के अंदर ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उस प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे
कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, इनका कारण क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसका कारण क्या है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सेकंड पार्ट आता है अपने कारण का। तो कारण के अंदर अपन देखते हैं सबसे फर्स्ट कारण है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होने से। मीन्स ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कारण जो फर्स्ट है वो है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होने से। कि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं ये ज़्यादा होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग। जिसमें सबसे फर्स्ट गैस है ग्रीन हाउस गैस वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मीन्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये सबसे मुख्य रेस्पॉन्सिबल उत्तरदायी गैस है और ये ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा करने में हेल्प करती है। दूसरे नंबर पर जो गैस आती है वो है CH4 मैथेन, जिसका योगदान है 15%। तीसरे नंबर पे आती है नाइट्रस ऑक्साइड और फोर्थ नंबर पे आती है CFCS। CFCS का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और लास्ट में आता है वाटर वेपर, ओजोन। ये सब ये और इनका परसेंटेज बहुत कम होता है। तो हमने देखा सबसे मुख्य उत्तरदायी कौन है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कितना प्रतिशत है 75%, 75%। सेकेंड नंबर पे आता है पोल्यूशन, कि प्रदूषण होता है तो क्या होगा ग्रीन हाउस गैसों की उत्पत्ति ज़्यादा होगी, ग्रीन हाउस गैसें ज़्यादा निकलेंगी, और ग्रीन हाउस गैसें ज़्यादा निकलेंगी तो सन की रेज को या अपन कहें अपना जो एटमॉस्फेयर है सन की रेज को रोक लेगा और अर्थ का टेम्परेचर क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। थर्ड नंबर है प्लांट कटिंग, वृक्षों की कटाई, वनों का उन्मूलन करना, वनों को हटा देना। कहने का मतलब है जब हम पादप काटेंगे तो प्लांट क्या करते हैं रेस्पिरेशन श्वसन की प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और फूड फॉर्मेशन भोजन बनाने के अंदर प्रकाश संश्लेषण के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। अब जब पादप प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं लेंगे तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा, और वो CO2 नहीं लेंगे तो O2 भी नहीं इंक्रीज नहीं करेंगे या O2 भी एक्सक्रेट नहीं करेंगे, और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती जाएगी। और थर्ड नंबर पे आते हैं उद्योग, इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं उद्योग या इंडस्ट्रीज। उद्योगों से भी क्या होता है ये ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, जिससे कि इन ग्रीन हाउस गैसों के निकलने की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है। अपन बात करते हैं कि ये जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें मुख्य उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब ये CO2 जो गैस है ये उत्सर्जित करने वाले देश या अपन कहें मुख्य कार्बन जो उत्सर्जक देश हैं वे देश कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं चाइना की। दोस्तों चाइना की वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है और ये विश्व का 30% कार्बन का उत्सर्जन करता है। और ये सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि विश्व में सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करने वाला देश चाइना है। सेकंड नंबर पे आता है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चाइना के बाद में अमेरिका का नंबर आता है। और प्रति व्यक्ति मैक्सिमम की अपन देखें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, पर्सन्स के अकॉर्डिंग ये CO2 का उत्सर्जन या अपन कहें कार्बन का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा करता है। थर्ड नंबर पे आता है EU, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है ये यूरोप के देशों का एक संगठन है, और ये यूरोपियन यूनियन है वो 10% CO2 का या अपन कहें कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है भारत, इंडिया जो है वो 6.5 या अपन कहें 6.45% कार्बन का उत्सर्जन करता है, और भारत का जो स्थान है इसके अंदर फोर्थ नंबर पे आता है। मीन्स अपन कहें भारत भी बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है। फिफ्थ नंबर पे आता है रसिया, वो करता है 5%। सिक्स नंबर पे आता है जापान, वो करता है 3%। 7 नंबर पे आता है ब्राज़ील, वो भी करता है 2.5%। और ऐसे विश्व के बहुत सारे जो देश हैं वो कार्बन का उत्सर्जन करने में बहुत ज़्यादा उत्तरदायी हैं। अब सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन, मीनिंग, इसका मतलब क्या है। सेकंड कारण क्या है। अब यदि हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे, कारण पढ़ लेंगे, तो कारणों के बाद में हमारे जीवन पर, हमारी अर्थ के ऊपर या हमारी अर्थ को, हमारी जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो जिसमें सबसे फर्स्ट अपन देखेंगे प्रभावों को हम दो भागों में बांट करके देखेंगे, एक तो पृथ्वी के ऊपर, एक मानव के ऊपर। जिस प्रकार से यदि पृथ्वी को प्रभावित करेगा तो ये
अल्टीमेटली एक लास्ट में अपन कहें मानव को या पादपों को भी प्रभावित करेगा। तो पृथ्वी पर अपन देखते हैं जिसमें सबसे फर्स्ट है औसत तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। अपन कहें कि 1905 से 2005 तक का एक अपन 100 वर्ष देखें, इन 100 वर्षों में जो पृथ्वी का जो तापमान है वो 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। कहने का मतलब पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। तो ये हो गया पृथ्वी के ऊपर इसका प्रभाव। भविष्य की रिपोर्ट देखें अपन पृथ्वी औसत तापमान में वृद्धि के लिए, तो एक रिपोर्ट आई थी नासा की और उसने कहा था कि 2050 तक पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। कहने का मतलब जो पृथ्वी का औसत तापमान वर्तमान समय में 15 डिग्री सेल्सियस है वो लगभग 16.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगा। अब अपन देखते हैं पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो जलवायु में परिवर्तन आएगा। जलवायु में परिवर्तन आने का मतलब है जहाँ पर सर्दी थी वहाँ पर बहुत कम सर्दी होने लगेगी, जहाँ पर गर्मी थी वहाँ पर और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, बाढ़, चक्रवात, सूखा, ये सब जलवायु में परिवर्तन होने लगेगा। थर्ड नंबर पे आता है ग्लेशियर अथवा आइस का पिघलना। ग्लेशियर अथवा आइस का पिघलने का मतलब कहते हैं जैसे अपने पहाड़ वगैरह हैं वहाँ पर बर्फ जमी रहती है, तो जब ग्लोबल वार्मिंग होगी या अपन कहें पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ये जो आइस है ये ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे। और जब ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो वो जो समुद्र का जो जल स्तर है वो ग्लेशियर्स पिघल करके उन ग्लेशियर का जल वाटर समुद्र के अंदर जाएगा और जो समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगेगा। और फोर्थ नंबर है समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। जब समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी तो समुद्र के आसपास के जो देश हैं के आसपास के जो मकान वाले हैं या रहने वाले जो लोग हैं वो सब के सब उससे प्रभावित होंगे। और जब समुद्र के वहाँ के जो लोग प्रभावित होंगे तो वहाँ के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट होंगे, पलायन करेंगे, जिससे उनको रहने में, खाने में हर प्रकार की परेशानी होगी और आवास संबंधित समस्या उनको होगी। नेक्स्ट है जैव विविधता क्षरण। जैव विविधता क्षरण या ह्रास की अपन कहें जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इसका प्रभाव जैव विविधता के ऊपर पड़ेगा। जैव विविधता का मतलब जो समुद्री जीव हैं वो भी प्रभावित होंगे, समुद्री जीवों के आसपास के जो जीव हैं वो प्रभावित होंगे। यदि बर्फ पिघलेगी, ग्लेशियर्स पर्वतों के ऊपर जो बर्फ है और वहाँ पर जो रहने वाली जो वनस्पति है, जीव जंतु हैं वो भी उससे प्रभावित होंगे। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इसका प्रभाव जो है मनुष्य के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा विनाशक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अब दूसरी बात करते हैं कि इसके प्रभावों में कि ये मानव को किस प्रकार से प्रभावित करता है, जिसमें सबसे फर्स्ट है रोग, कि इससे मानव में बहुत सारे रोग होने लगेंगे, बहुत प्रकार के रोगों से मानव ग्रसित होने लगेगा। सेकंड भूखमरी, जब लोग पलायन करेंगे उनको आवास से संबंधित समस्या होगी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो उनको भूखमरी की समस्या उनके सामने आएगी। थर्ड नंबर है आवास की समस्या। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो उनको आवास से संबंधित भी समस्या होगी। नेक्स्ट है कृषि से समस्या। जब कृषि की समस्या या कृषि से संबंधित समस्या, इस समस्या में अपन कहें जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तो समुद्र का जो जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्र के जल स्तर के आसपास में जो उपजाऊ जमीन है वो उपजाऊ जमीन समुद्र के जल से ढक जाएगी, कवर हो जाएगी और कृषि से संबंधित जो उपजाऊ जमीन थी वो खत्म हो जाएगी और कृषि से संबंधित समस्या आने लगेगी। बाढ़ आने लगेगी, जल स्तर बढ़ेगा और जलवायु में परिवर्तन होगा, कहीं पर बाढ़ आएगी और कहीं पर सूखा आएगा और इस प्रकार से ये मानव जीवन को प्रभावित करेगी। अब जब जलवायु परिवर्तन इतना होगा या अपन कहें ग्लोबल वार्मिंग इतनी होगी तो इतने विनाशक यदि इसके प्रभाव होंगे तो इसका बचने के लिए, इससे बचने के लिए विश्व स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, या अपन कहें इन सब से बचने के लिए, इन सब को देखने के लिए हम विश्व स्तर पर ये अपन किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, तो इसके बचने के क्या उपाय हैं, तो हम 3 भागों में उनको बांट करके पढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट होगा वैश्विक स्तर, सेकंड होगा राष्ट्रीय स्तर पर या एक राष्ट्र के स्तर पर, और लास्ट होगा एक व्यक्तिगत स्तर पर कि हम खुद क्या कर सकते हैं इन सब से बचने के लिए। तो सबसे फर्स्ट होगा वैश्विक स्तर। वैश्विक स्तर के अंदर अपन देखें कि विश्व स्तर पर इनके क्या प्रयास किए गए हैं, तो विश्व स्तर के पर इनके प्रयासों के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं
कि इसमें विश्व के बहुत सारे देशों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। तो जिसमें सबसे फर्स्ट एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सम्मेलन था, और ये जो सम्मेलन था 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन कैपिटल ऑफ स्वीडन, और ये सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। और ये सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। कहने का मतलब इसी सम्मेलन के द्वारा पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित बातें कही गई। दूसरा सम्मेलन जो था वो सम्मेलन है रियो सम्मेलन, और ये जो रियो सम्मेलन है 1992 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इसी सम्मेलन के अंदर कोप के गठन की बात कही गई थी। कोप के गठन की बात, अब आपके क्वेश्चन आ सकता है कि कोप COP के गठन की बात किस सम्मेलन में की गई थी, तो अपना आंसर होगा पृथ्वी सम्मेलन 1992, जो कि रियो डी जनेरिया ब्राजील की राजधानी है, या अपन कहें ब्राजील की एक सिटी है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सम्मेलन के अंदर विश्व के सभी राष्ट्र सम्मिलित हुए थे। राष्ट्र के प्रमुख नागरिक, या अपन कहें प्रमुख राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इसमें सम्मिलित हुआ था। तीसरा जो सम्मेलन है, अपन मुख्य सम्मेलनों के बारे में बात करेंगे, वो है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, और इस सम्मेलन को कार्बन क्रेडिट की अवधारणा भी दी जाती है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। और ये सम्मेलन 1997 में आयोजित किया गया था। अब आपके क्वेश्चन आ सकता डायरेक्ट ही, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू किया, कब हुआ था, और इसका मुख्य कार्य क्या था, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा। कहने का मतलब इस सम्मेलन के अंदर कार्बन को बचाने के बारे में विकसित राष्ट्रों को कहा गया था कि वो कार्बन का कम से कम उत्सर्जन करें। नेक्स्ट सम्मेलन है पेरिस सम्मेलन। दोस्तों ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण सम्मेलन है, और ये जो सम्मेलन है 2015 में 2015 में हुआ था। और इस सम्मेलन से USA अमेरिका इस सम्मेलन से बाहर हो गया था। अमेरिका के बाहर होने की वजह से ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन हो जाता है, और अमेरिका के बाहर हो जाने के बाद में ये सम्मेलन अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाया। और इस सम्मेलन में COP21 के बारे में COP21 के बारे में बात की गई थी। तो दोस्तों ये सम्मेलन भी अति महत्वपूर्ण था। तो ये सब जो सम्मेलन का आयोजन हुआ, ये सारे सम्मेलन थे वैश्विक स्तर पर। वैश्विक स्तर का मतलब विश्व के संपूर्ण राष्ट्र के लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। अब सेकंड स्तर पर जो प्रयास किए जा सकते हैं वो हैं राष्ट्रीय स्तर के प्रयास। राष्ट्रीय स्तर के प्रयास का मतलब एक राष्ट्र का जो मुख्य नागरिक, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, या राष्ट्र की जो योजनाएं हैं वो किस दर्जे की हों जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकें। जिसमें ये जो राष्ट्रीय स्तर का जो सम्मेलन है वो व्यक्तिगत स्तर को जोड़ता है, और राष्ट्रीय स्तर का यही व्यक्तिगत स्तर बढ़ करके वैश्विक स्तर पर उसका मिल जाता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है वृक्षारोपण को बढ़ावा, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पादप लगाएं। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा पादप लगाएंगे तो कार्बन का उत्सर्जन, वो कार्बन का जो उत्सर्जन होगा उसको ग्रहण कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, तो जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग या अपन कहें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कम होती जाएगी। दूसरा है वनों का संरक्षण। हम ज़्यादा से ज़्यादा वनों को बचाएं, पादपों को बचाएं, जीवों को, वनस्पतियों को बचाएं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो सके और हमारी जो पृथ्वी है वो ग्लोबल वार्मिंग के विनाशकारी प्रभाव से बच सके। तीसरा है प्रदूषण कम करना। प्रदूषण कम करने का मतलब है जो कल कारखाने, उद्योग जो हैं, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, इन सबसे जो ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं इनका उत्सर्जन कम से कम किया जाए, जिससे कि हम पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकें। नेक्स्ट है स्वच्छता अभियान। दोस्तों अपने इंडिया में भी एक स्वच्छता अभियान चला था। अब ये कहीं ना कहीं ये जो स्वच्छता अभियान था, ये स्वच्छता अभियान भी राष्ट्रीय स्तर के ग्लोबल वार्मिंग से बचने के प्रयासों से संबंधित था। नेक्स्ट है नवीकरणीय संसाधनों को बढ़ावा। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नवीकरणीय संसाधनों को बढ़ावा। कहने का मतलब जो नवीकरणीय परंपरागत जो समय से चले आ रहे हैं फोसिल्स फ्यूल वाले उन संसाधनों का, जिनको अपन बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन,
या जीवाश्म जो ईंधन है उसका कम से कम उपयोग करें। जीवाश्म ईंधन जैसे जीवों के अश्म से मिलने वाला ईंधन, कार्बन से मिलने वाला ईंधन, जिसको अपन कहते हैं पेट्रोलियम ईंधन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसेज वगैरह वाला, इन सब का कम से कम उपयोग करें। और नवीकरणीय जो संसाधन है, सौर ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा अपन जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट ऊर्जा जो है, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। और इस सब को ध्यान में रखते हुए भारतीय जो सरकार है वो इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने पर भी कार्य कर रही है। तो ये जो संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन, ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भूमिका निभाते हैं। अब आगे अपन बात करते हैं, ये होगी राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयास। अब अपन बात करें व्यक्तिगत स्तर पर कि हम हमारे स्तर पर क्या करें, तो आप हमारे खुद के स्तर पर प्रयास आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पादप लगाएं, आप एक पादप अपने नाम से लगाएं। उसके अलावा जल संरक्षण, हम जल का संरक्षण करें, जल का कम से कम उपयोग करें, सीमित उपयोग करें, मितव्ययता नहीं करें, विद्युत का सीमित उपयोग करें, उपभोग सीमित तरीके से करें, सही तरीके से उसका उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, अधिक से अधिक पादप लगाएं, जिससे कि वो क्या करेंगे, CO2 का उत्सर्जन कर लेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज, CO2 को वो ले लेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन कम होगा। और नेक्स्ट है पर्यावरण का संरक्षण करना। पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है हमारा जो पर्यावरण है इसको हम संरक्षित करें, ग्लोबल वार्मिंग जिससे बच सके। तो साथियों, आज हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में स्टडी की, जिसमें सबसे फर्स्ट कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में हमने स्टडी किया। नेक्स्ट इसका कारण क्या है, उन सब के बारे में स्टडी की। सबसे फर्स्ट हमने इसका तात्पर्य क्या है, इसके बारे में स्टडी की। सेकंड, इसका कारण क्या है, उसके बारे में हमने स्टडी की। इसके कारण जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये सब हैं, उनके बारे में हमने स्टडी की। नेक्स्ट है कि मुख्य कार्बन उत्सर्जक जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमने स्टडी की। नेक्स्ट, इसके प्रभाव क्या हैं, मनुष्य के ऊपर इसका प्रभाव क्या है, पृथ्वी के ऊपर इसका प्रभाव क्या है, और हम इससे बचें कैसे, हम राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास करें, व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रयास किए जाने चाहिए, और राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं, इन सब के बारे में हमने स्टडी की। अब साथियों, विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है, और इस प्रयास की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से हुई थी। और इसमें क्या है, रात्रि को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, मार्च माह के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 बजे तक लाइट बंद करके एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, और उस डे को बोलते हैं अर्थ आवर डे। और इसका आयोजन WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा किया जाता है, जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य है कार्बन का उत्सर्जन कम करना। साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।